द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रेटाइनल डिटैचमेंट इज, ठीक है, रेटाइनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, ये आपसे पूछा गया है एम्स का। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब रेटाइना के अंदर किसी ना किसी प्रकार का डीजनरेटिव का चेंजेस होना, उसकी वजह से रेटाइना का डिटैचमेंट होता है, उसे अपन बोलते हैं मोस्ट कॉमन कोज क्या है, डीजनरेटिव चेंजेस कर जाना, किसमें, रेटाइना में या फिर विट्रस फ्लूइड जो रहता है उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आना, मतलब उनकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का चेंज आना, उसे हम क्या कहते हैं, रेटाइनल डिटैचमेंट। अब देखो क्या होता है रेटाइनल डिटैचमेंट, थोड़ा अपन इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या है ये, सेपरेशन ऑफ रेटाइना फोटो रिसेप्टर फ्रॉम underlying retina pigment एपिथेलियम, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि रेटाइना के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा विजन बनता है, उसका रेटाइना की जो पिगमेंट एपिथेलियम थी जहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, उससे उसका सेपरेशन हो जाना और उसके बाद में विजन लॉस कर जाना, वो क्या कहलाता है, रेटाइनल डिटैचमेंट, ठीक है। इफ इट अनट्रीटेड, अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, फर्दर विजन लॉस जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए डिटैचमेंट भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन क्या है, रेमाटोजीनियस, इसी का ही एग्जाम्पल है क्या, डीजनरेटिव चेंजेज इन द रेटाइना एंड विट्रस। अभी समझाऊंगा मैं कैसे होता है ये। तो देखो फर्स्ट वन क्या था, रैगमेटोजीनस, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला एमसीक्यू बनेगा इससे, तो क्या है, मोस्ट कॉमन यही है टाइप किसका, रेटाइनल डिटैचमेंट का। नेक्स्ट इसके अंदर होता क्या है, फुल थिकनेस रेटाइना का क्या हो जाएगा, ब्रेक देखने को मिलेगा आपको। अब जब रेटाइना के अंदर ब्रेक देखने को मिलेगा तो रेटाइना के पास में जो फ्लूइड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, विट्रस फ्लूइड। तो जो विट्रस फ्लूइड है वो क्या करेगा, विट्रस फ्लूइड पासेज इनटू द सब रेटाइनल स्पेस, ठीक है। अब जो रेटाइना का जो स्पेस था जहां से वो ब्रेक हुई थी उसके अंदर क्या हो जाएगा, विट्रस फ्लूइड जो है वो पास हो जाएगा और इस जगह के अंदर आके बैठ जाएगा, ठीक है, जमा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो रिमेनिंग रेटाइना थी वो भी क्या हो जाएगी, यहां से डिटेच हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा मोस्ट कॉमन कोज। अब इसका देखो कोज क्या होता है, इसका कोज होता है एज। एज भी कब देखने को मिलती है, मोर देन 50 से लेकर 75 ईयर की एज के अंदर ऐसी प्रोसेस जो है वो देखने को हमें मिल सकती है। इसके हम देखिए सेकंड टाइप क्या होता है, वो है नॉन रैगमाटोजीनस रेटाइनल डिटैचमेंट। इसके अंदर क्या है कि वो विट्रस फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे कौन कौन से रीजन आते हैं इसके अंदर, ये एक तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन नहीं है, नॉट मोस्ट कॉमन। इसके अंदर क्या आता है, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, डायबिटीज के अंदर क्या होती है, रेटिनोपैथी हो रहती है आइज के अंदर, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। और क्या देखने को मिल सकता है आपको, कोरोइडल नियोप्लाज्म। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप नहीं है, मोस्ट कॉमन क्या था अपना फर्स्ट वन वाला, उसके अंदर क्या होता है, डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एज, वो रहता है मोस्ट कॉमन।
तो देखिए डायबिटीज मेलिटस क्यों करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। नेक्स्ट देखिए ब्रेन ट्यूमर एंड ट्रॉमा, ये दोनों, ट्रॉमा में तो क्या हो जाएगा, किसी ना किसी प्रकार की इंजरी होगी, तभी यहाँ पे क्या होगा, विजन लॉस होने की संभावना रहेगी, रेटिनल डिटेचमेंट होने की संभावना रहेगी, मगर ट्रॉमा हर इंसान को नहीं होता है। बट एज के अकॉर्डिंग जो है वो हर इंसान में रिस्क रहती है रेटिनल डिटेचमेंट होने की। अब देखिए ब्रेन ट्यूमर होगा, तो ब्रेन ट्यूमर होने से क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क के ऊपर यहाँ पे कंप्रेशन पड़ेगा, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, पेपिल एडिमा। तो पेपिल एडिमा से क्या होगा, डिप्लोपिया ज़्यादा देखने को मिलेगा बजाय रेटिनल डिटैचमेंट। तो अपना आंसर क्या हो गया, कभी नहीं भूलोगे इस एमसीक्यू को आप अभी, ठीक है। ट्रॉमा अगर किसी ने ज़्यादा आंसर में दिया है कि भाई ट्रॉमा मोस्ट कॉमन होता है रेटिनल डिटैचमेंट का, गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्या था ये, डीजनरेटिव चेंजेज इन द रेटाइना और विट्रस, ठीक है। विट्रस कैसे अंदर जाता है रेटाइना के, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी अपन अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। स्क्रब टाइफस इज कोज्ड बाय, ठीक है। स्क्रब टाइफस का ये एमसीक्यू बहुत बार मैंने देखा रिपीट होता है, एम्स में भी होता है, तो एज ए कम्युनिटी के हिसाब से आपके केजीएमयू के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इफ अगर मिले तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए स्क्रब टाइफस इज कोज्ड बाय, स्क्रब टाइफस किसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है, रिकेट्सिया प्रोवाइज़की, ओरेंटिया शुगामुसी, रिकेट्सिया टाइफी या फिर रिकेट्सिया एकारी, किसकी वजह से जो है स्क्रब टाइफस डिजीज देखने को मिलती है। तो देखिए स्क्रब टाइफस क्या होता है, स्क्रब टाइफस को जो दूसरे नाम से जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, बुश टाइफस। और इसका जो बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, ओरेंटिया शुगामुसी। ये क्या रहेगा, अपना बैक्टीरिया रहेगा, पॉजिटिव एजेंट रहेगा जो स्क्रब टाइफस को कोज करता है, ठीक है। और इसके अंदर देखो क्या क्या हमें साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो पेशेंट के अंदर क्या मिलता है, फीवर, चिल्स, हेडेक एंड लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी भी कैसे देखने को मिलेगी आपको, जनरलाइज्ड, लोकल नहीं मिलेगी, जनरलाइज्ड मिलेगी। तो पूरी बॉडी के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलोविंग वगैरह, उनमें किसी ना किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलेगी। कौन सी प्रॉब्लम के अंदर, स्क्रब टाइफस के अंदर। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ओरेंटिया शुगामुसी, और ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। तो वायरस प्रोटोजोआ फंगल में कंफ्यूज नहीं होना है, स्क्रब टाइफस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब देखिए क्या है, रिकेट्सिया प्रोवाइज़की, रिकेट्सिया प्रोवाइज़की जो कैसा होता है, ये होता है ग्राम नेगेटिव होता है, और जो लाइस रहती है उसके द्वारा ये फैलता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया होता है, ये लाइस के द्वारा 1% तो अंदर परसेंट के अंदर साथ में कॉन्टेक्ट में आता है। अब देखिए टाइफी, रिकेट्सिया टाइफी की बात कर रहे हैं, तो जो टाइफी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकलता है ये क्या निकलेगा, देखो एक आपने नाम पढ़ा होगा एंडेमिक टाइफस, तो उसका एजेंट कौन होता है, रिकेट्सिया टाइफी, ठीक है। अब देखिए अकारी, तो रिकेट्सिया अकारी है, ये क्या कोज करता है, ये करता है रिकेट्सिया पॉक्स। इसके अंदर भी क्या होता है, माइल्जिया फोटोफोबिया देखने को मिलता है। तो चारों एजेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, बट स्क्रब टाइफस का स्पेशली ध्यान में रखना, देखो नाम ही इसका थोड़ा अजीब है, तो बस वही देखो जो चीज़ अलग अलग से हटके होती है वो इजीली कैच होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट, ठीक है। नेगल्स रूल है वो किसको कैलकुलेट के लिए यूज में लिया जाता है, सर्वाइकल डायलेशन, अमनियोटिक फ्लूइड, गेस्टेशनल एज या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी।
ठीक है, नेगल्स रूल है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? सर्वाइकल डायलेशन, एमनियोटिक फ्लूइड को पता लगाने के लिए, गेस्टेशनल एज का पता लगाने के लिए, या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए। तो देखो इस एक एमसीक्यू से अपन 5 एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल डायलेशन का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? बिशॉप स्कोर। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन का पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? बिशप स्कोर। फर्स्ट एमसीक्यू। एमनियोटिक फ्लूइड का पता लगाने के लिए भाई एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना है, कितना फीटल यूरिन प्रोडक्शन कर पा रहा है, फीटल एब्जॉर्प्शन कितना कर रहा है, उसको फीटल वापस उसको पास आउट कितना कर रहा है, फीटल सेलो कितना कर रहा है, किस प्रकार से ये, ठीक है, रिप्लेस्ड होता है एवरी 3 आवर। ठीक है, फीटल जो इसको सेलो करता रहता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकालता रहता है, तो एवरी 3 आवरली ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। और इसको मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से आप क्या कर सकते हैं? इसका पता लगा सकते हैं भाई कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, किस किस हिसाब से इसका मेजरमेंट करेंगे, तो एएफआई के द्वारा मेजर कर सकते हैं। अभी देखिए गेस्टेशनल एज, तो गेस्टेशनल एज को पता लगाने के लिए किससे लगाओगे? मैकडोनल्ड फॉर्मूला। तो मैकडोनल्ड फॉर्मूला के साथ आप क्या पता लगा सकते हो? गेस्टेशनल एज पता लगा सकते हो आप। तो लास्ट अपना ऑप्शन कौन सा बचता है? और ये हो गया थर्ड वन क्वेश्चन। लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है? नेगल्स रूल्स के लिए क्या है, किसके लिए होता है ये? तो ये होता है किसके लिए? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन? नेगल्स रूल को हम यहाँ पे असेस करते हैं, नेगल्स रूल से अपन मेजर कर पाते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है? ये होता है अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? किसी की भी एलएमपी आप जो है निकाल सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, पेप्सिनोजन इन द स्टमक इज सिक्रेटेड बाय। पेप्सिनोजन जो है स्टमक के अंदर कौन सेक्रेट करता है उसको? चीफ सेल, जी सेल, गॉबलेट सेल, या फिर पैराइटल सेल? पेप्सिनोजन को कौन सिक्रेट करता है? इसके अंदर भी जो है हम कुछ एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो अपना यही तरीका है जो मेरे पुराने टाइम से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आरएनसीजी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता होगा कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका रहता है। अपन कुछ एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उस एमसीक्यूज के रेशनल्स के अंदर अपन बहुत सारे एमसीक्यू सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, एक एमसीक्यू में 4 एमसीक्यू सोल्व किए, उसी प्रकार से आगे अपन चलते जाएंगे। देखो अभी अपन इन बाकी के सेल्स से क्या सीक्रेट होता है ये भी अपन देख लेंगे, और इनसे डायरेक्ट एमसीक्यू भी बनता है। तो देखिए पेप्सिनोजन इन द स्टमक इज सीक्रेट बाय, किससे सीक्रेट होता है पेप्सिनोजन? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चीफ सेल होती है जिसे आप क्या बोलते हो? पेप्टिक सेल। इस पेप्टिक सेल ये कहाँ पाई जाती है? स्टमक के अंदर। किसको सीक्रेट करती है? तो पेप्सिनोजन को। अपना आंसर मिल गया, चीफ सेल स्टमक से क्या रिलीज करवाती है? पेप्सिनोजन को। अब देखिए क्या है जी सेल। अब ये जी सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक में एंड ड्यूडेनम में। तो जी सेल स्टमक एंड ड्यूडेनम में प्रेजेंट रहती है, किसको रिलीज करती है? गैस्ट्रिन को। जी से जी सेल, जी से गैस्ट्रिन। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे कि भाई गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कौन करता है? पेप्सिनोजन नहीं करता है, कौन करता है? गैस्ट्रिन करता है। अब नेक्स्ट देखिए गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या क्या करती है? कुछ नहीं, अपने शरीर में जहां भी गॉबलेट सेल का आपको नाम देखने को मिले, एक ही फंक्शन होता है इसका, म्यूकस को प्रोडक्शन करती है, म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करती है। लास्ट वन क्या है? पैराइटल सेल। तो जो पैराइटल सेल जो होती है, पैराइटल सेल किसका सिक्रेशन करती है? पैराइटल सेल सिक्रेशन करती है हाइड्रो क्लोरिक एसिड का, जिसे हम HCl भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा किसका सिक्रेशन करती है? फर्स्ट हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड किसका करती है? इंट्रिंसिक फैक्टर।
जो एनीमिया से प्रिवेंट करता है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता तो एनीमिया होता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, एनीमिया को प्रिवेंट करने में काम में आते हैं। और ये जो पैराइटल सेल्स है वो कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, ये मिलती है अपने स्टमक के कौन से पार्ट में, फंडस कार्डिया वाले रीजन के अंदर, यहाँ पे एक्सट्रीम ज़्यादा पाई जाती है ये, ठीक है। तो ट्रेप्सिनोजन किससे सीक्रेट होता है ये हमने पढ़ लिया। जी सेल से क्या निकलता है, कोबलेट से क्या बनाती है, पैराइटल सेल क्या बनाती है, इनके बारे में हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे इज सीन इन केस ऑफ, ठीक है। जो एयर ब्रोंकोग्राम है, एक्सरे करते हैं अपन, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिला, एयर ब्रोंकोग्राम कौन से केस में देखने को मिलेगा आपको, सेप्सिस के केस में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, ट्यूबरकुलोसिस में, या फिर ब्रोंकियल अस्थमा में। एयर ब्रोंकोग्राम से आप क्या समझ सकते हो, ये होता है गैस फील्ड ब्रोंकाई, ठीक है। अब गैस फील्ड ब्रोंकाई आपको किस में देखने को मिलेगी, सेप्सिस में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब आरडीएस में, ट्यूबरकुलोसिस में, या फिर ब्रोंकियल अस्थमा में। तो देखो जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में तो गैस रहती है, मतलब कौन सी, O2 CO2। अब इस ब्रोंकाई के सराउंडिंग में क्या देखने को मिलेगा आपको, एल्व्यूलाई, वो भी कैसी, फिल्ड विथ फ्लूइड, पस और अदर मटेरियल, और भी कोई मटेरियल हो सकता है, लाइक म्यूकस हो गया, ठीक है। और ऐसी स्ट्रक्चर आपको एक्सरे में देखने को मिली है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलती है, ये मिलती है हमारे आरडीएस के अंदर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर जो है गैस फील्ड ब्रोंकाई होती है, उसके चारों तरफ की जो एल्वेलाई होती है, उसके अंदर जो एल्वेलाई होती है उसमें क्या भरा रहता है, फ्लूइड, पस वगैरह। तो ऐसी अगर सिचुएशन देखने को मिलती है एक्सरे के अंदर, एक इन ऑप्शंस में से किसका टाइप है, ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है। एम्फाइसीमा के अंदर भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर एयर ट्रैपिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हम क्या कह सकते हैं, हाइलिन हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, ठीक है। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज भी हम इसको कहते हैं, और ये कॉमन होती है किसमें, कॉमन इन प्री टर्म इन्फेंट के अंदर। साइन एंड सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, तो साइन एंड सिम्टम में आता है एक्सपिरेटरी, एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलता है, नेजल फ्लेयरिंग, एंड साइनोसिस। क्या मतलब होता है, जिसके अंदर स्किन का डिस्कलरेशन होता है वो कहलाता है क्या। और ये सारे सिम्टम किसके अंदर आते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर आप कह सकते हो हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज के अंदर सारे सारे प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और जब आप ऐसी कंडीशन में एक्सरे करवाते हो तो एक्सरे के अंदर एयर ब्रोंकोग्राम आपको एयर देखने को मिलती है, ठीक है। क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब सेप्सिस का क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड कल्चर वगैरह कराओ तो आप जो है वो डायग्नोस मिलेगा आपको कि भाई हाँ ब्लड के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो चुका, तो उसके अंदर एक्सरे से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस है, वो एक प्रकार की हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अब देखो यहाँ पे अगर आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। चेस्ट एक्सरे किया हमने इसका, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, बाइलेटरल, मतलब दोनों साइड में, बाइलेटरल हाइलर एडिनोपैथी, वो भी किसकी, ऑफ प्राइमरी रीजन, ठीक है।
प्राइमरी रीजन से आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना सा है कि जब कभी भी टीबी वाले पेशेंट का हम एक्सरे करवाते हैं तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बाइलेटरल हाइलर एडिनोपैथी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी एक्सरे के अंदर। ठीक है, इनके एक्सरे की इमेज एक बार आप जरूर गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो उससे जो है आपका डाउट वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर एक प्रकार क्या है, लॉन्ग इन्फ्लामेटरी डिजीज है अस्थमा भी। ठीक है, अस्थमा भी क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। और यहाँ पे जो एयरवे होता है वो कैसा हो जाता है, नेरो हो जाता है। अब नेरो एयरवे होने की वजह से इंपॉर्टेंट अगर एमसीक्यू बनेगा आपसे, क्या बनेगा कि भाई साउंड कैसा आएगा जब आप ब्रीथिंग करोगे, तो साउंड कैसा देखने को मिलता है, वीजिंग साउंड। ठीक है, तो अस्थमा से साउंड का अगर एमसीक्यू आता है तो वीजिंग साउंड है। ठीक है, और इसके लिए अपन डायग्नोसिस करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री करवाते हैं फॉर डायग्नोसिस। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना इस एमसीक्यू का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर एयर ब्रोंकोग्राम आपको देखने को मिलता है। द फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम इज। ठीक है, हेल्थ केयर, अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर क्या पूछा गया आपको, रेफरल लेवल कौन सा होता है, वो भी कौन सा, फर्स्ट रेफरल लेवल। क्या पूछा गया है कि फर्स्ट रेफरल लेवल कौन सा है। लाइक हेल्थ केयर सेटिंग में आप काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट रेफरल लेवल कौन सा है। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्सरी हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, या फिर प्राइमोडियल हेल्थ केयर है, कौन सा होगा फर्स्ट रेफरल लेवल। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा एमसीक्यू को, तो अगर जिन बच्चों को एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो वो आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। बस थोड़ा एमसीक्यू को यहाँ पे घुमाया गया है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो आंसर करने में। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी आपको याद आ जाएगा अपने आप से कि भाई फर्स्ट रेफरल लेवल पूछा है, या फिर लेवल की जगह आप ये देख लो फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहते हैं। अब यूनिट से आपको पता लग गया कि भाई हाँ उसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर वो कौन सी लेवल की केयर है, प्राइमरी लेवल की है, प्राइमोडियल है, टर्सरी है, सेकेंडरी। तो सबसे पहले अपन इनकी मीनिंग पे जाते हैं। देखो प्राइमोडियल हेल्थ केयर का क्या मतलब हो गया, कि प्राइमोडियल हेल्थ केयर का मतलब हो गया कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, कि हमने क्या कर दिया, रिस्क फैक्टर को यहाँ पे अवॉइड कर दिया। अब देखिए सेकंड क्या है यहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को हमने क्या कहा, फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड फैमिली विथ हेल्थ केयर सिस्टम। लाइक क्या हो जाएगा इसके अंदर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखो एमसीक्यू क्या बनेगा, आपसे पूछा फर्स्ट रेफरल, तो रेफरल कहाँ पे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट या फिर फर्स्ट रेफरल लेवल क्या है अपना, वो है अपना ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ए, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर। ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर हम क्या करते हैं कि एक थोड़ा स्पेशलाइज्ड वहाँ पे डॉक्टर रहे, ताकि वो स्टार्टिंग से अप्रोच कर पाए पेशेंट की कंडीशंस के अंदर। और टर्सरी के अंदर क्या होता है, एडवांस लेवल, एडवांस लेवल ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे, कहाँ पे, टर्सरी हेल्थ केयर में। तो फर्स्ट रेफरल लेवल कौन सा होता है अपना, सेकेंडरी हेल्थ केयर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सबसे पहले कॉन्टेक्ट कहाँ होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे होता है, पीएचसी पे होता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर से जो पेशेंट ठीक नहीं हुए उनको हम कहाँ भेजेंगे, ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट टर्सरी में तो भेजेंगे नहीं, अपने पास में कौन है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, या फिर ब्लॉक लेवल पे होता है, या फिर आप कह सकते हो बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर होता है टर्सरी लेवल। ठीक है, तो देखो प्राइमरी से जो पर्सन ठीक नहीं हो उसको हमने कहाँ रेफर कर दिया, सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी में क्या है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बैठता है, हो सके वो उसके पास में ठीक हो जाए, उसके पास में भी ये ठीक नहीं होगा, अभी ये किसके पास भेजेगा, टर्सरी के पास भेजेगा, कि वहाँ पे
इस पर्टिकुलर डिजीज़ का पर्टिकुलर डॉक्टर मिलेगा, उससे वो डिजीज़ और बेहतर तरीके से ठीक हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन किया है, विच इन्वॉल्व कटिंग ए नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नर्व रूट को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया ताकि पेन रिलीफ हो जाए। मतलब पेन तो वहाँ पे है अभी भी, बट उस नर्व को हमने काट दिया जिस नर्व से हमें सेंसेशन मिल रहा था कि हमारे हाथ में या फिर पैर में या फिर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में पेन हो रहा है, उसे हमने कट कर दिया। इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्डोटोमी, रिजोटोमी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फिर क्रायो एनाल्जेशिया। तो देखिए पेन कैसा होगा यहाँ पे पेशेंट को, नॉर्मल पेन में तो करेंगे नहीं कि भाई जो नॉर्मली पेन हुआ मेडिकेशन दिया ठीक हो गया, फिर हुआ फिर हमने दी मेडिसिन फिर ठीक हो गया। यहाँ पे हम किस पेन को करेंगे जो क्रोनिक हो। तो क्रोनिक पेन को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है वहाँ की नर्व रूट को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रिजोटोमी। इसे हम क्या कहते हैं, रिजोटोमी। तो यहाँ पे जो है वो क्रोनिक पेन जो है वो यहाँ पे सबसाइड हो जाएगा पेशेंट का। अब देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन क्या होता है, RFA। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी एक स्मॉल एरिया को हमने क्या दिया, हीट दिया, मतलब उसको गर्म किया हल्के से, ज़्यादा नहीं करना, स्किन बर्न हो जाएगी। गर्म करते हैं तो उसकी जो नर्व का रूट है उससे जो पेन का सेंसेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये भी एक प्रकार से पेन को कम करने के लिए किया जाता है। बट यहाँ पे क्या करते हैं, लोकलाइज्ड जगह पे, स्मॉल एरिया या फिर अपन कह सकते हैं लोकलाइज्ड, जहाँ पे पेन हो रहा है वहीं पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट किसके द्वारा हम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करते हैं। और हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी कैसे, वो होगी रेडियो वेव से। तभी हमने नाम दिया है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन थेरेपी। तो एब्लेशन थेरेपी में क्या होता है, आपने समझ लिया होगा, ये भी एक प्रकार से पेन मैनेजमेंट के लिए थेरेपी की जाती है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा एक स्पेशल लोकलाइज जगह पे। उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से जो है वो पेन का सेंसेशन है पेशेंट को कम होता है। नेक्स्ट देखिए क्रायो एनाल्जेशिया। तो क्रायो एनाल्जेशिया के अंदर क्या होता है, टेम्पररी ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ नर्व रूट। यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, नर्व रूट का टेम्पररी ब्लॉक कर देते हैं। एक तरीके से मेडिकल प्रोसीजर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रायो एनाल्जेशिया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कोर्डोटोमी। कोर्डोटोमी के अंदर क्या का सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर लाइक जैसे इस जगह पे हमें प्रॉब्लम रहा है, तो अब हमने क्या कर दिया, सर्जिकल इंसिजन वगैरह लगा के यहाँ की जो कोड है उसको हमने ओपनिंग करके या फिर उसको हमने किसी न किसी तरह से उसको ट्रीट करने की कोशिश की है। या फिर इनके जो रूट्स रहती है उनको हम क्या करते हैं, डिसेबल्ड करते हैं कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर से ना करें, ताकि जो लोकलाइज्ड एरिया से पेन आ रहा है उसे सबसाइड किया जा सके। सिंपल पूछा आपको, अगर नर्व रूट को कट करना है तो आंसर क्या होगा, रेडियोटोमी। अगर एब्लेशन थेरेपी कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस करके उसको पेन रिड्यूस कर रहे हैं, तो आंसर क्या जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। क्रायो एनाल्जेशिया, क्रायो में क्या होता है, क्रायो मतलब ठंडा, ठीक है। क्रायो सर्जरी आप सभी ने सुनी होगी, तो मतलब कूल टू टेम्परेरी कूलनेस के द्वारा यहाँ पे क्या करते हैं, नर्व रूट को ब्लॉक करते हैं, फ्रीज कर देते हैं उसको, वो होता है क्रायो एनाल्जेशिया। लास्ट में कोर्डोटोमी, ओपनिंग करके सर्जिकल इंसिजन करके एकदम सर्जिकल प्रोसीजर होता है और रूट को यहाँ पे डिसेबल्ड कर देते हैं, तो ये होती है कोर्डोटोमी। नेक्स्ट एमसीक्यू,
ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है विथ नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, किसी प्रकार का वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिला है और पेन भी वहाँ पे नहीं देखने को मिला है और डायलेशन भी यहाँ पे नहीं हुआ किसका, सर्विक्स का। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, थ्रेटेंड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन या फिर मिस्ड अबॉर्शन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, आप खुद थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। अभी देखो आपका आंसर आ जाएगा, नो सर्विक्स का डायलेशन, मतलब देखो जब लेबर होता है तो क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, पेन होता है और यहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। बट अब देखो लेबर कहाँ होता है, 8 टर्म पे होता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो सिंपल सी बात है तो क्या ये अबॉर्शन है। अब देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का पेन नहीं हो रहा, यूट्राइन डायलेशन नहीं हो रहा, मतलब अबॉर्शन हमें क्या दे रहा है, थ्रेट दे रहा है, हमें डरा रहा है कि देखो अगर आपने टाइम पे नहीं आपने ट्रीटमेंट किया तो अबॉर्शन हो जाएगा। मतलब अबॉर्शन खुद से डरा रहा है कि आप संभल जाओ इस जगह पे, आप अभी भी बच्चे को बचा सकते हो। मतलब ये कैसा होता है, एक प्रकार का रिवर्सिबल सिचुएशन रहती है यहाँ पे। इसे हमने क्या कहा, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, मतलब एक प्रकार का ये थ्रेट है अबॉर्शन का खतरा है उस पेशेंट को, तो उस मदर को अबॉर्शन का खतरा है, इसके लिए हमको आगे यहाँ पे मैनेजमेंट करना है। तो इसे हम कहते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है मगर कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा मदर को और कोई सर्विक्स का डायलेशन नहीं होगा। तो बच्चा जो है वो बाहर कैसे आएगा, नहीं आएगा क्योंकि डायलेशन ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कंप्लीट अबॉर्शन में, क्या होता है, ऑल द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, जो भी कॉन्सेप्शन का पार्ट था वो पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है, हमने क्या बोला, कंप्लीट अबॉर्शन। अब देखिए इनविटेबल अबॉर्शन क्या होता है, तो इनविटेबल अबॉर्शन में क्या देखने को मिलता है आपको, क्रैम्पिंग देखने को मिलती है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, सर्विक्स का जो ओएस है वो ओपन देखने को मिलता है, बट अगर पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन है वो अभी तक बाहर नहीं निकला है, मतलब क्या हो गया, नो पासेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। अब देखिए लास्ट में क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन। तो मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, तो मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, देखो डेट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इन यूटेरो फॉर मोर देन 8 वीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन को इसलिए मैंने साइड में लिखा ताकि आपको पूरी बात समझ आए, किसका बात कर रहा हूँ, डेड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज यूट्रो मोर देन 8 वीक तक क्या हो गया, उसके अंदर रिटेंशन हो गया, बट वो प्रोडक्ट कैसा है, डेड है, बाहर नहीं निकला है प्रोडक्ट, तो बट जिंदा भी नहीं है, बाहर भी नहीं निकला है, डेड हो गया और वो अंदर ही अब तक। इसे हम क्या बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन, मतलब रिटेंशन ऑफ द डेड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इन यूटेरो फॉर मोर देन 8 वीक्स इज नोन एज मिस्ड अबॉर्शन। ओके, तो अपना इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो गया कि एक थ्रेट दे रहा है हमें, तो थ्रेट दे रहा है तो मतलब क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन। कभी नहीं भूलोगे यहाँ पे बेड रेस्ट मदर को स्पेशली डॉक्टर कंसर्न करता है कि आपको जो है वो एक्सट्रीमली आपको बेड रेस्ट करना है आपको, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके बेड रेस्ट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ। देखिए प्रेगनेंसी के अंदर हम क्या देते हैं, फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देते हैं। अब ये मेनली यूज हम करते हैं वो किसके प्रिवेंशन के लिए करते हैं, भाई सिंपल सी बात है, फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है, एनीमिया हो गया मदर को उसके लिए, गेस्टेशनल डीएम के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, या फिर एनीमिया इन फीटस, या फिर फीटस के अंदर एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। क्या होगा अपना आंसर,
तो सिंपल सा एमसीक्यू है। देखिए फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देते हैं किसके बचाने के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के लिए, उससे बचाने के लिए, सॉरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स किस में देखने को मिलती है आपको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर, मतलब जो ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब है, उसका डिफेक्ट हो जाना, इसकी डिफिशियंसी से फोलिक एसिड की, फोलिक एसिड उसके लिए मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। बाकी एनीमिया है मदर के लिए, तो वहाँ पे आयरन की टैबलेट्स वगैरह है। गैस्ट्रेशनल डीएम के लिए यहाँ पे आप इंसुलिन यूज कर सकते हो, और एनीमिया और फिटस के लिए तो उससे भी आप फोलिक एसिड है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, आराम से एनीमिया भी ट्रीट हो जाएगा बच्चे का। बट मेनली किसके लिए देते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, repeated involuntary or intentional passage of feces by a child in inappropriate place after the age when bowel control is normally expected is called। अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया भी है। देखो रिपीटेड हो रहा है, इनवॉलेंट्री हो रहा है और इंटेंशनल हो रहा है, ठीक है। रिपीट कर रहा है, इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल, इनवॉलेंट्री भी हो रहा है, इंटेंशनली भी हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टूल पास आउट हो रहा है बच्चे के द्वारा, वो भी कहाँ पे, इन अप्रोप्रिएट प्लेस पे। इन अप्रोप्रिएट प्लेस का मतलब क्या, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनके लिए कोई प्लेस इन अप्रोप्रिएट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि तब तक उनमें जो बोवल कंट्रोल नहीं आता है। बट यहाँ पे क्या बताया गया है, आफ्टर द एज व्हेन बोवल कंट्रोल इज नॉर्मली एस्टैब्लिश, या फिर नॉर्मली एक्सपेक्टेड कि अभी तक हो जाना चाहिए बोवल कंट्रोल, बट यहाँ पे इस बच्चे को नहीं हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नाइट स्वेट, नाइटमेयर्स, एन्यूरेसिस या फिर एनकोप्रेसिस। तो देखिए इसका जो आंसर है सभी को पता है आई गेस, क्या होगा, एनकोप्रेसिस, ठीक है। एनकोप्रेसिस हम किसको बोलते हैं, कि स्टूल पास आउट करना और यूरिन पास आउट करना, सेम एमसीक्यू। आपको फिशेस की जगह आपको क्या मिल जाएगा, यूरिन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन्यूरेसिस, जिसके अंदर अपन एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं, कौन सी देते हैं, एमिप्रामाइन वगैरह, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग की कैटेगरी की होती है, ठीक है। वो छोड़िए, वो अलग बात है। अपना एमसीक्यू क्या पूछा है, एनकोप्रेसिस। तो देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू दिया गया है, एमसीक्यू में एमसीक्यू है कि आफ्टर द एज व्हेन बोवल कंट्रोल इज नॉर्मली एस्टैब्लिश, तो कितनी एज पे एस्टैब्लिश हो जाता है बोवल कंट्रोल हमारा, आइडिया लगाइए, कितनी एज पे बच्चे का बोवल कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है, आफ्टर द एज ऑफ 4 ईयर्स। उसके बाद भी अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो उसको बच्चे को क्या कंडीशन है वहाँ पे, एनकोप्रेसिस, क्योंकि 4 साल के बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग करवा देते हैं कंप्लीटली। तो एन्यूरेसिस का क्या मतलब होता है, इंटरमिटेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग नाइट टाइम, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एन्यूरेसिस। और देखिए सिंड्रोम होता है जिसे आप क्या बोलते हो, टॉरेट सिंड्रोम। जिन बच्चों को टॉरेट सिंड्रोम होता है उनमें एन्यूरेसिस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। आई गेस यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एन इमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम क्या कहेंगे, इमूवेबल, जो मूवमेंट नहीं करता है या जिसमें ना के बराबर मूवमेंट हो अपनी बॉडी में, ऐसे जॉइंट को क्या कहा जाता है। तो देखो इमूवेबल जॉइंट हम उसको कहते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करता, इसे हम क्या कहेंगे, सिनार्थ्रोसिस। क्या आंसर निकलेगा अपना यहाँ पे, सिनार्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस मीन्स इमूवेबल जॉइंट। तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ रहते हैं। तो एग्जाम्पल मतलब जिनमें ना के बराबर मूवमेंट होता है, तो क्या हो गया, सबसे पहले तो अपने जो सूचर्स होते हैं, जो आप पढ़ते हो बच्चे के अंदर, सूचर्स वगैरह बच्चे में रहते हैं मूव, मगर जैसे जैसे आदमी जो है वो, पर्सन जो है वो बड़ा हो जाता है, सूचर्स जो है वो कैसे रहते हैं, इमूवेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फाइब्रस टिश्यू,
या नहीं, फाइब्रस जॉइंट इनटू बोन ऑफ स्कल। स्कल बोन के बीच में जो फाइब्रस जॉइंट मिलता है वो भी इमूवेबल रहता है, ताकि वो अपने क्या करे, ब्रेन को प्रोटेक्ट करे। मैन्यूब्रियम एंड स्टर्नम, जो अपने हार्ट को प्रिवेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्यूब्रियम और स्टर्नम। तो ये भी एक तरह से इनमूवेबल जॉइंट रहता है, ठीक है। मैन्यूब्रियम और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट रहता है, मतलब ये क्या हो गया अपना, मैन्यूब्रियम हो गया, और नीचे क्या हो गया अपने स्टर्नम की बॉडी वगैरह। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो इमूवेबल रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट है पोली आर्थराइटिस। पोली आर्थराइटिस का क्या मतलब हो गया, जो पोली आर्थराइटिस मतलब 4 एक्सट्रीमिटीज, और क्या समझ सकते हो, मोर जॉइंट। अपनी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज के अंदर जितने जॉइंट हैं उनके अंदर क्या हो जाना, आर्थराइटिस हो जाना। मतलब हर जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस की कंडीशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन वगैरह, उसे हम क्या कहते हैं, पोली आर्थराइटिस। और ये स्पेशली किसके लिए है, वायरल इन्फेक्शन के लिए। अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, जो आपको आर्थराइटिस लीड करवा सकता है, जैसे आप समझ सकते हो रूमेटोइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून भी होता है, वायरल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एमपी आर्थरोसिस। तो देखिए एमपी आर्थरोसिस का मतलब क्या हो गया, लिमिटेड है। ऐसे जॉइंट जो बहुत ही लिमिटेडली मूव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एमपी आर्थरोसिस। लाइक एग्जांपल के लिए प्यूबिक सिम्पाइसिस, डिलीवरी के टाइम पे मूव करता है। एंड देखो नेक्स्ट लास्ट वन क्या है, डायआर्थरोसिस। तो डायआर्थरोसिस का मतलब क्या हो गया, फ्रीली मूवेबल। अब देखिए यहां से मैं आपको एक एमसीक्यू पूछता हूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। टीथ किस प्रकार का जॉइंट है, आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं बताओगे तो कोई गलत बताएगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को कोई केवल देखने के लिए आता है, या फिर पढ़ने के लिए आता है, या फिर कुछ सीखने के लिए आता है, ठीक है। टीथ के बीच में जो जॉइंट होता है, टीथ के रूट्स के बीच में, टीथ के बीच में, ये कौन से प्रकार का जॉइंट है, ठीक है। तो इस जॉइंट का नाम बताओगे आप कि कौन सा जॉइंट है, और टाइप बताओगे कि कौन से टाइप का जॉइंट है, ठीक है। जैसे पाइवोट जॉइंट होता है तो वो कहाँ होता है, तो मतलब नाम बताओगे जॉइंट का, और एक कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा टीथ वाला जॉइंट, ठीक है। जिसको आता है वो तो कमेंट कर देगा, और बाकी अगर जो बस ऐसे टाइम पास के लिए आते हैं वो आप अपना देखिए सर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। नॉट ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट कौन सा नहीं है, रिहेबिलिटेशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, क्राइसिस स्टेबलाइजेशन। कौन सा पार्ट जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन का नहीं है। देखो मेंटल इलनेस पे आपको फोकस नहीं करना है, यहाँ पे और कोई भी प्रॉब्लम होती उसके अंदर भी आपका आंसर सेम ही रहने वाला था, बट मेंटल इलनेस में एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपके माइंड के साथ खेलना शुरू किया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन हमें होता क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है अर्ली डिटेक्शन, एंड ट्रीटमेंट। तो देखिए स्क्रीनिंग मतलब डिटेक्शन करना, अर्ली डिटेक्शन का तो खुद ही इसने बता दिया। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रीट करना। उसको ट्रीट करोगे तभी तो वो स्टेबल होगा, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा कौन सा, रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस होती है वो आप कहाँ पढ़ते हो, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। हेल्थ एजुकेशन कहाँ देते हो, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस में देते हो, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, मतलब आप बाइक चला रहे हो, आपने हेलमेट लगाया है, आपने क्या कर दिया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया।
मतलब रिस्क फैक्टर है कि आप गिर जाओ, आपके सर में चोट आ जाए, मगर आप क्या कर रहे हो, रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कैसे करोगे, हेलमेट लगा के आपने प्रिवेंट कर दिया। तो ये किस में आएगा, प्राइमरी में। तो प्राइमरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होता है जिसमें आप रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करते हो, अवॉइड करते हो। सेकेंडरी के अंदर क्या करते हो, आप बीमार पड़ गए हो, आपने अब उसका जल्दी से उसका डायग्नोसिस कर लिया, जल्दी से उसको ट्रीटमेंट उसका शुरू कर दिया ताकि वो आगे आपकी बॉडी को डिसेबिलिटी नहीं दे दे। ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। एंड टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, रिहेबिलिटेशन। मतलब जितनी बॉडी हमने बचा पाई है, जितनी बॉडी को ख़राब होने से बचाया हमने, उतनी बॉडी का हम कैसे मैक्सिमम पेशेंट के लिए अच्छा करवा सके। लाइक किसी के एक पैर नहीं है तो उससे हम ऐसा क्या करवाएं कि वो उस पैर की उस जो कमी है वो उसको नज़रअंदाज करके, नज़रअंदाज तो कहना वर्ड अच्छा नहीं रहेगा, मगर उसको सबसाइड करे दूसरी किसी और में। मतलब उसको अपनी बॉडी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े पैर पे, अपन उसको और दूसरे तरीके बताएंगे भाई, और आप कैसे चल पाओगे, कैसे आप बैठ पाओगे, कैसे आप खुद के दैनिक दिनचर्या कर पाओगे। ठीक है, वो होता है रिहेबिलिटेशन। एक और होता है प्राइमोडियल। तो प्राइमोडियल के अंदर क्या होता है, रिस्क फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। देखो सेकेंडरी में रिस्क फैक्टर था तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया, लोगों को एजुकेट किया कि ये बीमारी होती है, ये करने से, मतलब रिस्क फैक्टर तो है। प्राइमरी में क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को ही हम प्रिवेंट कर देते हैं। मतलब आपको पता है कि स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है तो आप स्मोकिंग ही छोड़ रहे हैं, मतलब वो आपके लिए वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। मगर आप जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको आप एजुकेट कर रहे हो, मतलब वो आ जाएगा किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन में, क्योंकि वो तो कंटिन्यू कर रहा है उसको, आप उसको छुड़वा रहे हो, कौन सा आ जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो। एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, अब तक बने रहने के लिए। तो एक एमसीक्यू जो पूछा था आपसे, टीथ का कौन सा जॉइंट होता है टीथ के अंदर, तो वो आपको आंसर करना है, ताकि मैं देखूं भाई कितने बच्चों को समझ में आया है आज की क्लास का। आपको नहीं भी पता है तो आप गूगल कीजिए, गूगल से आपको पता लगेगा, तो आप वहाँ से भी आप देख के कमेंट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, क्योंकि हारते वही लोग हैं जो ट्राई नहीं करते हैं। तो आप ट्राई करोगे तो आपकी जीत निश्चित होगी सेशन में।